जय हिंद। लॉयल विथ स्टडी की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 की 28 जून की सभी शिफ्टों का एनालिसिस लेकर के आए हुए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी हुई है और काफ़ी ट्रिक्स का इस्तेमाल भी मैंने किया है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न असहयोग आंदोलन से रिलेटेड था। असहयोग आंदोलन से रिलेटेड मैंने काफ़ी जानकारी पिछले वीडियो में दे दी थी। अब इस वीडियो में जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसके बारे में बात करते हैं कि गांधी जी द्वारा कौन सी उपाधि छोड़ी गई थी। तो केसरे हिंद की उपाधि छोड़ी गई थी, जबकि जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि छोड़ी थी। बात करें असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय राजनेताओं ने जो सरकारी नौकरियां छोड़ी थी वो कौन कौन से राजनेता थे, तो इसका ट्रिक है MPPSC CJ। तो M फॉर मोतीलाल नेहरू, P फॉर पट्टाभी सीतारामैया, P से T प्रकाशन हो जाएगा, प्रकाशन का P याद कर लीजिएगा। S से सैफुद्दीन किचलू जी, C से CR दास, चितरंजन दास, फिर C से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और J से जयप्रकाश नारायण। इन लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल के मापन व संसाधनों से संबंधित सत्य या असत्य कथन पूछा गया था। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है। इसकी ट्रिक ये है, रुक चीन अब आया भारत। जो ये ट्रिक है ये भारत के पहले के जो देश हैं, मतलब भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाले देश, उनकी ट्रिक है। तो रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, अब के आ से USA और बा से ब्राज़ील, आया से ऑस्ट्रेलिया और भारत का भारत। बात करें तीसरे प्रश्न की, संविधान का अनुच्छेद 3 क्या बताता है। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 3 बताता है संसद को नए राज्य का निर्माण करने व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। देखिए, इसमें संबंधित विधानमंडल से राय तो ली जाती है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होती है और यह साधारण बहुमत से मुमकिन हो जाता है। आगे चलते हैं कि संसद वेतन तथा भत्ता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो 1954 में लागू हुआ। प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन, जिसे हम रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहते हैं, इसका आयोजन 1992 में कहाँ किया गया था। तो ब्राजील में किया गया था। क्वेश्चन अगला, 1861 में इटली के एकीकरण के बाद राजा कौन बना था। तो विक्टर एमेनुअल द्वितीय बना था। खरीदी बिक्री की गतिविधियां मुख्य रूप से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। बात करें आगे कि वाहनों में साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है। क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। यह आभासी, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो छोटे मिरर में भी काफ़ी बड़े एरिया को कवर किया जा सकता है, इसलिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें कि यदि किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा। देखिए, ये अवतल दर्पण का वस्तु और प्रतिबिंब का डायग्राम बनाया हुआ है और इसी से रिलेटेड लेंस का भी रहता है, तो आप इसको समझ लेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, 6 स्थितियां बताई हूँ मैंने। पहली स्थिति, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा। दूसरी स्थिति, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा। तीसरी स्थिति, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। चौथी स्थिति, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाएगा। पांचवी स्थिति, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा। और छठवीं स्थिति रहेगी जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा। समझ में आया। अब देखिए, अब इसकी ट्रिक ये है, कुछ मत करिएगा आप। अनंत, वक्रता केंद्र और फोकस पहले ऊपर लिख लिया। अब जैसे जो यहाँ से स्टार्ट किया है अनंत से, और फिर वक्रता केंद्र आया, फिर फोकस आया, तो इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा उसको उल्टी दिशा से लिखना शुरू कर दीजिए। मतलब पहले यहाँ पर अनंत लिख दीजिए, फिर वक्रता केंद्र लिख दीजिए, फिर फोकस लिख दीजिए। ऐसा लिख दिया, बस अब आपका काम हो गया। अगर आपसे पूछता है कि यदि वस्तु को, जैसे मान लो 4th पोजीशन पूछा
कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है, देखिए ना यहाँ पे सी और एफ के बीच में ही तो है चौथी पोजीशन। तो पूछा जाएगा कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जस्ट इसके नीचे, मतलब यहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो यही आपका ट्रिक है, ऐसे ही आपको याद करना है। और जो अवतल दर्पण होता है, इसका बना हुआ जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा, देखिए, ठीक। बाकी दर्पण के लिए एक अलग सी वीडियो ला करके मैं समझा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट। मादा शरीर में अंडे कहाँ बनते हैं, तो अंडे अंडाशय में बनते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे कि अम्ल को पानी में मिलाने पर होने वाली अभिक्रिया वह पीएच मान में क्या बदलाव आएगा। तो जब अम्ल को हम पानी में मिलाते हैं तो वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है और पीएच वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं नवीनीकरण व गैर नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में। तो देखिए, सिंपल वे में समझाऊं तो जो खत्म हो जाए या जो कि आपको जिसके लिए पैसे देना पड़े। देखो, जब हम किसी को पैसे दे रहे हैं दैट मीन्स कि वो हमारा गैर ही होगा, तभी तो हम उसको पैसे दे रहे हैं। तो गैर नवीनीकरण ऊर्जा का मतलब जिसमें पैसे देने पड़े या वो खत्म हो जाए, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इनके लिए हम पैसे देते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि नवीनीकरण या जो नवीनीकरण ऊर्जा होती है वो मतलब जिनके लिए हमें पैसे देने नहीं पड़ते, फ्री में हमें प्रकृति द्वारा मिलती रहती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और टाइडल एनर्जी। आगे चलते कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो देखिए, लार में लार एमाइलेज या टाइलिन पाया जाता है। बात करें मेंडल के नियम के अनुसार मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अनुपात क्या है, तो 3:1 है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण विद्युत मोटर कहलाता है, जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलेगा। इसको याद करने की ट्रिक ये है, देखिए विद्युत ऊर्जा में तो विद्युत पहले आ रहा है, इसलिए आंसर भी विद्युत मोटर हो जाएगा। अब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में कैसे, देखो यांत्रिक का मतलब होता है यंत्र तंत्र करने वाला, तो यंत्र तंत्र करने वाला व्यक्ति डायनो पर करता है, डायन भगाता है, इसलिए डायनेमो इसका आंसर हो जाएगा। फिर सोलर कुकर के बर्तनों की सतह काली क्यों होती है। अच्छा, सोलर कुकर के बर्तनों की सतह काली इसलिए होती है क्योंकि काली सतह जो होती है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इस वजह से। अब बात करें कि आसियान संघ किस समिति की सिफारिश से बना है, तो देखिए आसियान संघ जो है वो किसी समिति की सिफारिश से नहीं बना है, बल्कि 5 देशों के सहयोग से बना है और 1967 में इसकी स्थापना बैंकॉक में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय जकार्ता में है। तो इसकी जो ट्रैक है वो है फेमस आईटी, फे से फिलीपींस, मा से मलेशिया, सा से सिंगापुर, आई से इंडोनेशिया और टी से थाईलैंड। अब अगला प्रश्न है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए, जो डोमिनेट या जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही बनेगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, अम्ल है, इसलिए अम्ल बनेगा। बात करें सेकेंड शिफ्ट की, तो इसमें एक एनसीईआरटी की फोटो दी गई थी जिसमें पूछा गया था कि गांधी जी के साथ कौन है, तो चित्तरंजन दास थे। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रश्न आया था, तो इसकी स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई। उस समय भारत के वायसराय डफरिन थे। इसकी स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित एक प्रश्न था कि जर्मनी के राजा को सिंहासन में कब बैठाया गया, तो 18 जनवरी 1871 में बैठाया गया। अनुच्छेद पूछा गया था कि 243 डब्ल्यू और 343 का संबंध किससे है, तो 343 संघ की राजभाषा पहले ही बता चुका हूँ, जबकि 243 डब्ल्यू मतलब होता है विमेन पावर, पावर मतलब शक्ति, इसलिए नगर पालिका की शक्ति के संबंध में है ये। आगे प्रश्न था कि वन्यजीव संसाधन, बंजर भूमि व जल संसाधन से कुछ प्रश्न आए थे जहां बंजर भूमि के बारे में पूछा था। तो ऐसी भूमि जहां पर खेती नहीं की जा सकती है बंजर भूमि कहलाएगी। अर्थव्यवस्था व जनसंख्या से संबंधित स्टेटमेंट वाले प्रश्न थे। संघवाद, जाति व धर्म से संबंधित भी प्रश्न थे। एक प्रश्न ये था कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में किस प्रकार टूटता है। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर सॉलिड फॉर्म पे आ जाएगा और क्लोरीन गैस निकलती है। अम्ल व क्षार के संबंध में प्रश्न था, तो मैंने एक ब्रीफ नॉलेज दे दिया है कि अम्ल स्वाद पे खट्टे व क्षार कसैले होते हैं,
अम्ल जल में घुल करके H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार OH- आयन देते हैं। लिटमस टेस्ट की बात की जाए तो ट्रिक है अनिल अम्ल की, आ से अम्ल, नील से नीले को लाल कर देता है। लिटमस पेपर जो होता है तो वो उसमें अम्ल अगर डालोगे तो नीले को लाल कर देगा। और क्षार में छल नहीं एक ट्रिक है, ठीक। छल नहीं मतलब छा से क्षार, ला से लाल और ना से नीला, मतलब जो क्षार रहेगा वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। धातु क्रिया से बात करें तो अम्ल धातु से क्रिया अगर करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ठीक है। विद्युत शक्ति का एक सूत्र पूछा था तो P = V²/R, प्रतिरोध के फॉर्म में पूछा था, तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। आगे बात करें ऑस्टेट का नियम, तो ऑस्टेट का नियम जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह का नियम है। ऑस्टेट ने सर्वप्रथम बताया कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार के चारों एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शुक्राणु में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, और यदि A और B ब्लड ग्रुप में कौन सा हावी होगा तो दोनों से प्रभावी होते हैं, मतलब कोई भी डोमिनेट नहीं करता है एक दूसरे पर। लिंडमैन का नियम ये कहता है कि जो खाद्य श्रृंखला है इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में सिर्फ 10% ही ऊर्जा का ट्रांसफर होगा। कुछ प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्न थे। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन से प्रश्न आए हुए थे। वायवीय श्वसन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा उसे वायवीय श्वसन कहेंगे, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होगा उसे अवायवीय श्वसन कहेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि सघन को हम समझ लेते हैं टाइटनेस से, और विरल को समझ लेते हैं एकदम खुलेपन से या फ्री एयर से। देखिए जब हम टाइट माहौल पर रहेंगे और उससे अचानक से फ्री मतलब खुले माहौल पर जाएंगे तो थोड़ा सा खुल जाएंगे, है ना। अगर फ्री माहौल पर जाएंगे तो खुल जाएंगे मतलब अभिलंब से दूर चले जाएंगे। समझ में आया? इसके विपरीत जब हम कभी विरल से अगर सघन में जाएंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। आगे बात करते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? तो अम्ल उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया, जिसको लागू किया गया 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष PM होते हैं। योजना आयोग के जो लास्ट अध्यक्ष थे वो मोंटेग सिंह अहलूवालिया थे। बात करें कि प्रशा ने विलियम वन को जर्मन का सम्राट कब घोषित किया? तो 1871 में। एक और क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली FPTP प्रणाली क्या होती है? तो एग्जाम्पल के थ्रू पे समझते हैं कि हमारे पास 100 वोट हैं, A को 40, B को 25, C को 20 और D को 15 मिले। तो देखिए मिले तो किसी को भी 50% से ऊपर नहीं है, पर इसमें A विजयी हो जाएगा, मतलब सर्वाधिक जिसको वोट मिलेगा वो विजयी माना जाएगा। क्रम पूछा गया तो देखिए विक्रेता सामान को ऑर्डर करेगा पहले, वह फिर लोडिंग होगी उसकी, फिर विक्रेता पेमेंट करेगा, बाद में उस सामान को रिसीव करेगा, ये इसका क्रम हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो CO2 मुख्यतः होती है, जबकि जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन भी इस पर मुख्य घटक के तौर पर कार्य करती हैं। बात करें कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन में पहला घटक कौन सा था? तो देखिए ये मिथ को 1 कहा जाता है, इथ को 2 कहा जाता है, प्रोप को 3, ब्यूट को 4, पेंट को 5, हेक्स को 6, सेप्ट को 7 और ऑक्ट को 8 कहा जाता है। इस हिसाब से मीथेन जो होगा पहला घटक होगा। गैल्वेनिकरण क्या कहलाता है या यसत लेपन क्या कहलाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए जो जस्ते की परत होती है उसे हम यसत लेपन कहते हैं। इसके बाद हिंदी के तो ज़्यादा प्रश्न नहीं मिल पाए हैं, 4 ही 5 प्रश्न करेक्ट मिले हुए हैं, बाकी तो जो पहले दिन से पूछते आ रहा है टॉपिक उन्हीं से पूछ रहा है। हिंदी के प्रश्न दिखा ही देते हैं। घनांधकार में घना प्लस अंधकार दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। धन अधिकार में धनाधिकार धन प्लस अधिकार, ये भी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्रोध किसका स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव है। और करण कारक की पहचान कैसे करेंगे? से और के द्वारा से करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको जिस टॉपिक में भी दिक्कत होती है वो टॉपिक मुझे भेजिएगा, तो मैं उस टॉपिक पे एक नई ट्रिक बना के आपको दूंगा। धन्यवाद।